नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशुली सिंह। हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे हम में आप सभी का स्वागत है। आज देश भर में कोरोना महामारी से हाहाकार है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। बात दंतेवाड़ा की करें तो दूसरी लहर में यहां भी शुरुआती दौर में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ा, लेकिन प्रशासन ने लोगों के सहयोग से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पा लिया। आखिर दंतेवाड़ा में कोरोना से निपटने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया और कैसे इसे धरातल पर लागू किया गया, बताने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं कलेक्टर दीपक सोनी, जो कोरोना से लड़ाई में हर मोर्चे पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद जी। दीपक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी फिलहाल दंतेवाड़ा में कोरोना के कैसे हालात हैं, कैसे संक्रमण वहां पर देखा जा रहा है और मौत के आंकड़े फिलहाल कितने निकलकर सामने आ रहे हैं दंतेवाड़ा में? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दंतेवाड़ा ज़िले में जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार राज्य शासन के सहयोग से कोरोना महामारी के संदर्भ में हम लोग संक्रमण को काबू में करने के लिए, नियंत्रण करने में काफ़ी हद तक हम लोग सफल रहे हैं। हमारे ज़िले में कुल 1,31,643 टेस्ट किए गए हैं अभी तक, जिसमें से 9,449 लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं और उसमें से 8,860 रिकवर हो चुके हैं। तो हमारा रिकवरी रेट है जो 93.77% है। जी। और जो हमारे यहाँ पे एक्टिव केसेस हैं आज के दिन, वो है 578। केवल 578 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें कि 339 जो है होम आइसोलेशन पे, घर पे रिकवर हो रहे हैं और 239 जो हैं हमारे जो है हॉस्पिटल में, कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं। और हमारे यहाँ जो आज तक जो मृत्यु हुई है उसकी संख्या, जो हमारे यहाँ पे जो ज़िले की संख्या है, 19 डेथ्स हैं और उस हिसाब से जो है 0.2% मृत्यु दर हमारा कोरोना के कारण बनता है। और पॉजिटिविटी रेट ज़िले का जो है 7.18% एवरेज निकलता है। तो हर पहलुओं पर लोगों के सहयोग से, नागरिकगण के सहयोग से, सभी के सहयोग से कोरोना से जंग जीतने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। जी। और भविष्य में भी यही जो है अपेक्षा है कि इस तरीके से सबके सहयोग के साथ हम जो है ज़िले को कोरोना से बचाकर रखेंगे अवश्य। बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है। लेकिन सर, कैसे ये संभव हो पा रहा है? क्या आप लोगों की पहल है? लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, हमारे ज़िले में दंतेवाड़ा ग्रामीण बहुल्य ज़िला है। जी। तो हमारे ज़िले में जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को तक पहुँचना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे जो भाषाएँ हैं, गोंडी और हल्बी, ये 2 भाषा हैं जो लोग ज़्यादा समझते हैं और प्राथमिकता से यूज़ करते हैं। तो हमारे जितने भी आईसी गतिविधियाँ होती है, जागरूकता की गतिविधियाँ होती है, वो पूरी जो है गोंडी और हल्बी भाषा में ऑडियो मैसेज के माध्यम से, वीडियो मैसेज के माध्यम से हम लोग करते हैं। साथ ही सभी पंचायतों में हमने कोरोना जागरूकता दल का गठन किया है, जिसमें कि वहाँ के शिक्षक, वहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिनों को जो है साथ में कार्य पे लगाया है। और वो लोग प्रत्येक सप्ताह बैठक करके अपनी पंचायत में आकलन करते हैं कि कितने जो है किस तरीके से हमारे जो है कोरोना को नियंत्रण करना है। घर-घर सर्वे करते हैं, उनके पास पर्याप्त मेडिसिन किट उपलब्ध कराई गई है, ताकि किसी को भी अगर कोरोना के प्राथमिक लक्षण दिखे तो तत्काल दवाइयाँ शुरू कर दें। और साथ ही ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो जन जागरूकता से ही ये संभव हो पाया है। और गाँव-गाँव में जो है लोगों को टीकाकरण के लिए बहुत जो है प्रोत्साहित किया गया। तो 45 वर्ष से अधिक आयु वाला जो टीकाकरण का लक्ष्य है, वो हमारे यहाँ पे 116 पंचायतों ने 100% लक्ष्य मात्र 25 दिनों में हासिल कर लिया था, जो हमारे लिए काफ़ी संतोषजनक एक बात रही कि सभी लोग टीकाकरण के लिए भी आगे आए। और गाँव में जो हमारे पारंपरिक इलाज करने वाले लोग हैं, उनको भी हमने एज़ अ मॉडल, रोल मॉडल यूज़ किया। उनको सबसे पहले टीकाकरण कराया और उनको बोला कि आप जागरूक करिए लोगों को कि कोरोना का इलाज झाड़-फूँक से नहीं हो सकता या पारंपरिक कोई अन्य तरीकों से नहीं हो सकता। तो उसके माध्यम से हमारे ये फ़ायदा हुआ कि जब उन्होंने अपील की लोगों से, जब समाज के भी कुछ लोगों को हमने जो लगाया कि समाज के जितने अध्यक्षगण हैं, उनसे आग्रह किया कि आप अपने समाज के लोगों को अपील करिए टीकाकरण के लिए। तो टीकाकरण में लोगों ने काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे सहभागिता निभाई है। और उसी का परिणाम है कि हम लोग जो है गाँव में
काफी अच्छे से इसको नियंत्रित कर पाए हैं। जी, लेकिन सर अभी भी देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो बढ़ चढ़कर इस टीकाकरण के अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। लोग खुद से आकर टीका लगवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों में, कुछ ग्रामीणों में अभी भी कहीं न कहीं डर बना हुआ है कि अगर वो टीका लगवाने के लिए जाते हैं तो कहीं न कहीं उनको कोई परेशानी हो जाएगी या कोई साइड इफ़ेक्ट उस दौरान देखने को मिलेगा। तो इस दौरान भी आप लोग लगातार जागरूक करने का उनको प्रयास कर रहे हैं। तो कितनी मुश्किल इस दौरान आप लोगों को आती है, लोगों को समझाने के लिए या फिर उनको मोटिवेट करने के लिए कि टीका आप लगवाइए और उस दौरान कोई परेशानी नहीं होगी? शुरुआती दौर में अवश्य रूप से लोगों में एक भ्रम था कि टीका नहीं लगाना चाहिए, टीका से कुछ नुकसान होगा। लेकिन जब अब दूसरी लहर में उन्होंने देखा कि जो लोग टीकाकरण करा चुके हैं, जो लोग टीका लगवा चुके हैं, वो लोग कम संक्रमित हो रहे हैं, या अगर उनको संक्रमण होता भी है तो गंभीर लक्षण नहीं उजागर होते हैं, तो लोग स्वयं इस बात को समझने लग गए और इसका लाभ मिला कि लोग जो है अब खुद आगे आके टीकाकरण करा रहे हैं। साथ ही ये चीज भी बहुत जरूरी है कि समाज यहाँ पे बहुत संगठित समाज है। लोग बहुत संगठन के साथ रहते हैं, गांव में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी। अगर कोई अच्छी बात होती है और उन्होंने संकल्प ले लिया तो वो अवश्य रूप से उन्होंने सब पालन करते हैं। तो हम गांव-गांव में लोगों को समाज के माध्यम से अपील करवाए, उनको संकल्पित कराए कि हम अवश्य रूप से जब भी पात्र होंगे तो टीकाकरण पक्का कराएंगे। तो उस चीज का वो लोग जो है एक बार संकल्पित हो जाते हैं, हमारे ग्रामीण लोग अवश्य रूप से उसका पालन करते हैं। और ये चीज एक तरह से चैलेंज लगता है, लेकिन एक तरह से हमारे लिए ये हम लोग ब्लेसिंग और आशीर्वाद भी मानते हैं कि हमारे ग्रामीण लोग, जो यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, इतने सहयोग करते हैं कि एक बार अगर उनको कुछ चीज समझा दी जाए कि ये सही है, ये गलत है, तो अवश्य रूप से वो सही चीज का पालन करते हैं और पूरा का पूरा गांव फिर अपने आप समझ जाता है। ऐसा नहीं है कि गांव में कुछ एक जो है मोहल्ले को हम समझाएं तो दूसरे मोहल्ले को हमको समझाने की फिर आवश्यकता पड़ती है। तो पूरा का पूरा गांव इतना संगठित होता है कि वो लोग, सभी लोग जो है वो अच्छी पहल को जो है अपनाते हैं। जी। तो ये चीज हमको देखने को मिली है और उनके लिए हमने पर्याप्त सुविधाएं भी की है। कि कारण क्या है कि ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकली डिफिकल्ट एरिया है, तो लोगों को दूर दूर से आना पड़ता है टीकाकरण के लिए, मान लीजिए। तो उनके लिए हमने परिवहन की व्यवस्था की, करीब 19 बसेस और 10 छोटी गाड़ियों की व्यवस्था की परिवहन के लिए, ताकि लोग उसमें आ सकते हैं। टीकाकरण केंद्र में भोजन की व्यवस्था की गई, प्लस साथ ही लोगों को आकर्षित करने के लिए 4 अन्य योजनाओं का लाभ भी उनको वहीं पे दिया गया, जिसमें कि किसान क्रेडिट कार्ड का पंजीयन हो गया, श्रम विभाग का पंजीयन हो गया, पेंशन का पंजीयन हो गया, आयुष्मान कार्ड का पंजीयन हो गया। तो ये 4 अन्य चीजों का भी जब लाभ उनको वहां पे मिला, तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र बना और इसमें भी काफी अच्छे से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी दीपक जी, लेकिन अभी तक तो लॉकडाउन लगा हुआ था तो सख्ती बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, लेकिन अब अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए है? क्योंकि इस दौरान अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है तो लोग काफी ज्यादा लापरवाही करना शुरू कर देते हैं। तो लोग लापरवाही ना करें, उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसके लिए लोगों को, जैसे हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन पे फोकस करके जो है रणनीति बना रखे हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन पे फोकस करके हम लोग इसको, संक्रमण को पूरी तरह से शून्य करने का प्रयास किया जा रहा है। और लोग भी अब इस बात को समझ रहे हैं, और क्योंकि 1 साल व्यतीत हो चुका है, कोरोना को सबने जो है देखा है और सब लोग जो है कोरोना महामारी को झेले हैं, तो सब समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हमको क्या एहतियात बरतना है। तो इसीलिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन के माध्यम से हम इसको जो है टैकल करेंगे। और जो अनलॉकडाउन के समय जो दुकानदार हैं और जो मार्केट एरिया के लोग हैं, उनसे भी आग्रह किया गया है कि वो भी पूरी तरीके से कोरोना मापदंड का पालन करते हुए, सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही व्यवसाय करें। और साथ ही जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, ये लोग भी अपने स्वयं के पंचायत को सुरक्षित रखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और खुद ही ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम पंचायत की मीटिंग के माध्यम से ये लोग निर्णय लेते हैं कि हम पंचायत को लॉकडाउन कर रहे हैं, ताकि बाहरी व्यक्ति कोई गांव में प्रवेश ना करें। और इनके द्वारा वॉलंटियर्स भी बनाए गए हैं। ये गांव में कोई भी चीज की आवश्यकता होती तो ये 5 से 6 लोग हैं जो गांव की सभी व्यक्तियों की सामग्री की प्रतिपूर्ति करने के लिए शहर जाएंगे। तो क्योंकि ये वॉलंटियर सिस्टम के माध्यम से कम लोग जो है बाहर निकलना, क्या जो सिस्टम बना है गांव में, ये काफी हमको मदद करेंगे। क्योंकि वो 5 या 6 लोग अगर बाहर निकलते हैं तो गांव के बाकी लोगों को बाहर आने की आवश्यकता नहीं होती है गांव से। तो मार्केट में भी काफी कुछ लोगों का सहयोग मिल रहा है, व्यापारी संघ का पूरा सहयोग मिल रहा है, माननीय जनप्रतिनिधि लोग सभी का सहयोग मिल रहा है।
तो सहयोग से ही काम होता है और सबसे हमको सतत संपर्क में रह के हमको रणनीति बनाने की भी आवश्यकता होती है। कहीं पे होता है कि मान लीजिए कहीं पे कोई लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उसकी जानकारी अगर तत्काल मिल जाए तो उनको समझाइश देना, उनको बताना कि नहीं ऐसा नहीं, सही नहीं है। तो लोग को एक सतत संपर्क बनाए रखने से काफ़ी हमको मदद मिल जाती है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं, हमारे जो सरपंच गण हैं, जो सचिव हैं और बाकी कर्मचारी भी जो है ग्रामीण क्षेत्र में, इनको ज़िम्मेदारी दी गई है कि आप लोग जो है अपने पंचायत में एकदम शून्य पे रखिए आंकड़ा, क्योंकि जो भी ऐसा करेंगे हम उनको पुरस्कृत भी करने का हमने वो रखा है कि हर तिमाही में हम लोग इनको पुरस्कृत करेंगे ऐसी सभी पंचायतों को जिनका यहाँ पे आंकड़ा 0 हो। जी, बात अगर मैं ब्लैक फंगस की करूं तो छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है, उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या ब्लैक फंगस को लेकर भी छत्तीसगढ़ के प्रवासियों में, छत्तीसगढ़ के जनता में अभी कहीं ना कहीं खौफ देखा जा रहा है? तो क्या दंतेवाड़ा में भी इसको लेकर खौफ में लोग जी रहे हैं? अभी ब्लैक फंगस का हमारे यहाँ पे अभी तक कोई केस डिटेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन तो भी हम लोग जो कोरोना जागरूकता दल के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में भी जो हमारे दल बने हैं उनके माध्यम से भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं और टेलीमेडिसिन हमने शुरू किया है जिले में, दंतेश्वरी टेलीमेडिसिन। तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो भी हमारे संक्रमित कोरोना संक्रमित लोग होते हैं उनको वीडियो कॉल करके उनको बताया जाता है कि ये चीज जो है आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। प्लस जो स्वस्थ होकर घर भी चले जाते हैं उनको भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से रेगुलर गाइडेंस दी जाती है किस किस चीज का उनको ध्यान रखना है और खासकर जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स होते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि पोस्ट कोविड इफेक्ट के लिए और ब्लैक फंगस या अन्य किसी चीज के लिए भी उनको अगर कुछ भी आवश्यकता होती तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से सतत निगरानी बनाए रखे हैं और लोग भी इसमें काफी सहयोग कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि लोग इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, आप पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं दीपक सोनी जी आपसे जानना चाहूंगी कि बैठकें कितने कितने समय में आपकी होती रहती हैं, कितने कितने समय में आप लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं? जी, जैसा जिले में हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का गठन हो रखा है जिसमें जिला स्तर के सभी अधिकारी हैं, वो प्रत्येक सोमवार को हम लोग बैठक करते हैं और पूरे प्रत्येक सोमवार को हम लोग रणनीति पूरे हफ्ते की बनाते हैं और पूर्व हफ्ते की समीक्षा होती है। पूर्व हफ्ते में जो भी पॉजिटिव केसेस जहां जहां निकले हैं वो एरिया वाइज एनालिसिस होता है, प्लस प्राइमरी कांटेक्ट, सेकेंडरी कांटेक्ट के हिसाब से एनालिसिस होते हैं कि किस हमारे जो है क्षेत्र में ज्यादा पॉजिटिव निकल रहे हैं। साथ ही आगामी सप्ताह की पूरी इसकी रणनीति बनाई जाती है और हर 15 दिन में सभी सरपंच और सचिवगण से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला की टीम उनसे संपर्क करके उनको जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं, प्लस उनके भी जो कुछ कंफ्यूजन होते हैं उसको भी दूर किया जाता है। हमारे जो कोरोना जागरूकता दल है इनकी भी प्रत्येक सप्ताह बैठक जो है उनके नोडल अधिकारी करते हैं। हमारे यहाँ पे अलग अलग टीम्स हमने बना रखी है जिसमें प्राइमरी कांटेक्ट की अलग टीम्स हैं, वो अपनी समीक्षा बैठक करके रिपोर्ट देते हैं। तो बेसिकली सबका एक नियमित शेड्यूल है, उस हिसाब से बैठक करते हैं और शेड्यूल के हिसाब से बैठक करके वो आगामी रणनीति भी बनाते हैं और पिछले जो हुआ है उसका एक बार समीक्षा बैठक भी करते हैं। और साथ ही इनके सुझाव भी हमको मिलते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से काफी अच्छे अच्छे सुझाव हमको मिलते हैं तो उस पे सुझाव पे हम लोग अमल करके उसमें आगे बढ़ते हैं और इसी का परिणाम है कि आज की स्थिति में हमारे जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोग जो है जितने आज की डेट में हमारे जितने एक्टिव केसेस हैं वो अगर हमारे यहाँ पे 10 गुना भी हो तो हमारी अधोसंरचना जो है वो इतना हम लोग विकसित कर लिए हैं कि ऑक्सीजन बेड्स की संख्या ले लीजिए या कुल बेड्स की संख्या ले लीजिए, आईसीयू बेड्स की संख्या ले लीजिए या एचडीयू बेड्स की संख्या ले लीजिए, तो हम लोग काफी दुरुस्त उस मामले में कर लिए हैं जिले को और राज्य शासन के पूरे सहयोग से हम लोग जो है एकदम तैयार हैं कि मान लीजिए अगर ये आंकड़े 10 गुना भी होते हैं तो भी हम लोग नागरिकगण को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, लेकिन सर अगर तीसरी लहर ने दस्तक अगर देती है, तीसरी लहर इस दौरान, तो तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तीसरी लहर से निपटने के लिए जिले में पेडियाट्रिशियंस की टीम बनाकर उनको एक रिपोर्ट जो है उनसे मंगा ली गई है। उस रिपोर्ट के माध्यम पे हम लोग काम शुरू कर दिए क्योंकि ये आकलन किया जा रहा है कि बच्चे इसमें काफी अफेक्ट होंगे। तो हमने जो जितने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और जो भी इस क्षेत्र में एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम सुझाव लेके उसमें काम शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ जितने जो नियोनेटल आईसीयू केयर है, जो हमारे जितने एनआरसी है केंद्र है, उनको हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। साथ ही
बच्चों के लिए हम लोग जो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि बच्चों को जो हम लोग जब सुपोषित करने के लिए जब विशेष आहार उनको दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, साथ में उनके पालकों को बताया जा रहा है किस किस चीज का ध्यान रखें और बच्चों में क्या क्या लक्षण आए तो अवश्य रूप से हमको संपर्क करें। तो इसके और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हमने कर ली है। जिले में हमने जिले स्तर के अलावा हमारे जिले में 12 टीम्स और बनाई गई हैं जो कोरोना मैनेजमेंट के लिए विशेष रूप से थर्ड फेज में कोरोना मैनेजमेंट के लिए बच्चों के लिए टैकल करने के लिए क्लस्टर में पदस्थ होंगी। तो क्लस्टर लेवल टीम्स बना ली गई हैं, उनको भी पूरा जिम्मेदारी दे दी गई है और हम लोग क्लस्टर लेवल पे ही हम लोग पूरी व्यवस्था करके आगे की प्लान कर रहे हैं कि वहीं पे बच्चों को एडमिट करने का अगर मान लीजिए आवश्यकता पड़ती तो वहीं पे पूरा प्लानिंग हो जाए और वहीं पे पूरी देखरेख उनकी हो सके। तो जितना डिसेंट्रलाइज करने से, ताकि हम बच्चों में कई बार होता है कि बच्चों के माँ बाप अपने घर से ज्यादा दूर तक एडमिट नहीं कर सकते हैं, रखना नहीं चाहते हैं, तो ग्रामीणों को मतलब लोगों को सुझाव लेकर ये सुझाव सामने आया कि जितना घर के पास बच्चा अगर एडमिट होता है या वहां भी देखरेख होगी तो उतना अच्छा होगा। तो इसको पूरा डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल में हम लोगों ने पूरी प्लानिंग शुरू कर दी और उसी के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल आप लोगों की इस समय देखी जा रही है दीपक सोनी जी। और एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन उस दौरान अनलॉक की प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू हो गई है। दोबारा मैं सवाल ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि लापरवाही इस दौरान तमाम देखी जाती है, लेकिन अगर लापरवाही देखी जाती है तो क्या ये सख्तियां दोबारा से बढ़ा दी जाएंगी? जी, जैसे जैसे अनलॉकडाउन की तरफ हम बढ़ते हैं, ये अवश्य रूप से ये बना रहता है संदेह कि कहीं दोबारा से केसेस ना बढ़ जाएं अगर लोग एहतियात का पालन नहीं करते हैं तो इसके लिए हमारा पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है लोगों को जो आवश्यक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पालन करने के लिए जागरूक तो करते ही हैं, साथ में कोई अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो विदाउट मास्क के लिए फाइन भी इम्पोज किया जाता है। प्लस कोई अगर जो है इंटेंशनली कोई इसका रूल ब्रेक करते हैं तो उनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए केसेस कोई पर्टिकुलर हॉटस्पॉट अगर बनता है या कहीं पे ज्यादा केसेस निकलते हैं तो अवश्य रूप से जो है उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाकर संपूर्ण गतिविधियां प्रतिबंधित की जाती है और वो की जाएंगी। जी, एक और सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगी कि लगातार आप समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, तमाम लोगों को आप जागरूकता देते हुए जागरूक करते हुए भी दिखाई दिए हैं, लेकिन अगर इस दौरान तमाम तरीके की लापरवाहियों के साथ साथ अगर जो सख्ती इस समय देखी गई हैं और जो छूट दी गई है वो छूट यूं ही अगर जारी रही और साथ ही साथ केसेस अगर बढ़ जाते हैं तो क्या जो टीम अभी सही तरीके से काम कर रही हैं वो टीमें आगे भी लगातार यूं ही काम करती रहेंगी? क्या निगरानी यूं ही जारी रहेगी? जी, निगरानी यूं ही जारी रहेगी, बहुत आवश्यक है। कारण इसका 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि लोगों को हमेशा ये सतत रूप से बार-बार जो है समझाने की आवश्यकता भी होती है कि आपको किस तरह का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए पालन। और जैसे जैसे हमारी टीम्स जो हैं फील्ड पे काम करती हैं तो टीम्स का भी एक नेटवर्क सूचना तंत्र बन जाता है कि कहाँ पे ज्यादा इसके जो है दिक्कतें आती हैं, कहाँ पे लोग पालन नहीं करते हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए टीम दुरुस्त रहती है। तो सतत निगरानी तो अवश्य रूप से जरूरी है। प्लस हम सतत रूप से ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी टीम का भी अमला बढ़े। तो राज्य शासन के मार्गदर्शन में जिले में हम लोग जैसे हेल्थ टीम का अमला बढ़ाने के लिए पिछले 3 माह में ही हमने करीब 16 से अधिक जो है हेल्थ स्टाफ की जो है भर्ती की है। प्रत्येक शनिवार को और रविवार को हम लोग वर्चुअल इंटरव्यू के माध्यम से हम लोग वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को पदस्थापना दे रहे हैं, उनकी भर्ती कर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी क्षेत्र में भी, ताकि जो वर्तमान में जो मानव संसाधन इस कार्य को कर रहे हैं वो उनको रिप्लेस करने के लिए उनकी जगह पे कोई और अगर रोस्टर ड्यूटी पे आ सके तो उनको भी कुछ आराम मिल पाए, इसकी भी तैयारी की गई है ताकि एक ही व्यक्ति को सतत रूप से कार्य करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ दिन वो सतत रूप से कार्य करे फिर उनको कुछ दिन का आराम भी दिलाया जा सके। तो इस तरीके से हम लोग रणनीति बनाकर और भी अमले को इस कार्य में लगाए हैं। और सभी विभाग के अमले, केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं, सभी विभाग के अमले जो है कोरोना को संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए फील्ड पे लगे हुए हैं। भले ही वो कोई विभाग के सब इंजीनियर हो या कोई विभाग के कोई और अधिकारी हो, तो सभी का संयुक्त प्रयास होने से केवल एक विभाग पे या एक पर्टिकुलर संस्था पे पूरा बोझ नहीं आता है। और वही रणनीति अपनाकर हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि सबको आवश्यक आराम भी मिले, ताकि सभी दुरुस्त रहें और सभी स्वस्थ रहें।
जी, बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है कि सभी स्वस्थ रहें, क्योंकि तमाम प्रयास आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन दीपक जी, क्योंकि महिलाओं के लिए भी काफ़ी विशेष ध्यान इस दौरान देखने को दिया जाता है। विशेष ध्यान देने के लिए क्या आप लोगों की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से कदम उठा रहा है? क्या महिलाओं के लिए या फिर बुजुर्गों के लिए या फिर बच्चों के लिए कोई नंबर जारी किया गया हो जिनकी कॉल करें और वो कॉल अटेंड हो जाए? जी, हमारे ज़िले में हम लोगों ने 3-4 कंट्रोल रूम्स बनाए हैं। एक तो एसडीएम लेवल पे अलग-अलग कंट्रोल रूम बने हुए हैं, प्लस जिला स्तर का एक कंट्रोल रूम हमारा संपर्क कंट्रोल रूम है, जो पिछले 1 साल से सतत रूप से क्रियाशील है। जी। और संपर्क रूम में कोई भी संपर्क करते हैं, तो वो कलेक्ट्रेट में मेरे ऑफ़िस के बाजू में ही है वो रूम, जहाँ पे हमारी विशेष टीम बैठी हुई है और जो भी कॉल आते हैं, वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग उच्च अधिकारी को करते हैं और उनका जो भी फ़ॉलो-अप है, वो अवश्य रूप से करते हैं। तो जिला स्तर पे जो भी दिक्कतें आती हैं, तो वो उसमें जो है संपर्क करके लोग बता सकते हैं और उस टीम के माध्यम से जो है वो लोग जो है उसका निराकरण कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान तमाम तरीके के झोला छाप डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। बजाय इसके लोग उनको स्वास्थ्य सुविधाएं अगर सही समय पर नहीं मिल पाती हैं तो झोला छाप डॉक्टरों के पास वो लोग चले जाते हैं मरीज़। तो उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि लोग झोला छाप डॉक्टरों के पास ना जाएं और सिर्फ डॉक्टर से ही जाकर वो इलाज करवाएं? जी, ये एक संशय की स्थिति जो है पहले शुरुआत में बनी कि लोगों को भ्रमित किया जाने की सूचना जब प्राप्त हुई, तो जितने भी हमारे पारंपरिक गतिविधि वाले जो ऐसे जो लोग हैं या जो क्वैक्स हैं, इनके लिए भी जो है हमने विशेष रूप से जो है अभियान चलाकर इनके विरुद्ध कार्रवाई की है और एसडीएम्स के माध्यम से इनको जो है कार्रवाई की गई है सबके विरुद्ध। और इनको ये बोला गया है कि अभी जो भी लोग हैं, इनको आप लोग जो है पॉजिटिवली प्रेरित करिए कि अपने क्षेत्र में ये बता दीजिए कि आपके पास कोई इलाज नहीं है और जो इलाज है वो संस्थागत इलाज ही संभव है और लोग संस्थागत इलाज के लिए ही लोग अस्पताल तक पहुंचे। और अगर इसकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कानूनी कार्रवाई की जाती है। जो भी झोला छाप डॉक्टर्स ऐसे मिलते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी। और उनको भी बताया गया कि सबसे पहले आप वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन कराते हैं तो उसका प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है कि देखिए ये फलाने व्यक्ति ने वैक्सीनेशन कराया है, ताकि वो फिर भ्रम की स्थिति आगे नहीं फैला सकते हैं, क्योंकि वो खुद वैक्सीनेशन करा दिए हैं और खुद अगर वो जो है प्रचार कर रहे हैं कि संस्थागत तरीके से ही इसका इलाज संभव है, तो फिर उसका अगर प्रचार-प्रसार होता है, तो लोग उनकी बातों पे फिर बाद में विश्वास नहीं करते हैं और अवश्य रूप से संस्थागत तरीके से ही इलाज करवाएंगे। जी, दीपक जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि बुजुर्गों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीके की बीमारियां इस दौरान बुजुर्गों को देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ना शुरू होती है उस दौरान तमाम बीमारियों की चपेट में बुजुर्ग आ जाते हैं। तो क्या बुजुर्गों के लिए भी कोई कदम स्पेशली उठाए जा रहे हैं? बुजुर्गों के लिए हम लोग जितना हो सके उनको जो है पूरी सहूलियत देकर ही पूरा जो है कोरोना संक्रमण नियंत्रित करें, ऐसा हमारा जो है पहल है। और इसके लिए हमने विशेष अभियान चलाकर जितने हमारे वृद्धाश्रम हैं, इनको इस विशेष रूप से जो है सबसे पहले टीकाकरण के लिए इनको केंद्र पे लाए गए और इनके लिए स्पेशल ड्राइव करके हमने सब टीकाकरण का कार्य किया। और जितने हमारे पेंशनधारी बुजुर्ग हैं जो वृद्धावस्था की पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके लिए भी सबसे पहले हमने स्पेशल ड्राइव करके टीकाकरण का कार्य किया, ताकि उनको टीका समय से लग जाए तो उनको फिर आगे जो है दिक्कतें कम होंगी, मान लीजिए अगर वो संक्रमित होते हैं तो। और साथ ही हमारे यहाँ पे जितने बुजुर्गगण हैं, उनको जो है सतत संपर्क करने के लिए जो है हमने समाज के लोगों से अपील की और समाज के लोग जो है उनकी विशेष रूप से निगरानी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी में भी कोई लक्षण दिखते हैं, तो हमारा जो दंतेश्वरी टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनको जो है संपर्क करके उनको जो है वीडियो कॉल के माध्यम से उनका निराकरण किया जाता है। प्लस विशेष टीम बनाई गई है जो हमारी रैपिड टीम्स हैं, जो कि ये क्विक रिस्पांस टीम्स हमारी जो है तत्काल वहाँ पे जाती है और उनका जो है फिजिकल जांच भी करती है और उनका जो इलाज करती हैं। तो इसके अलावा केवल कोरोना ही नहीं, इसके अलावा कोई भी अगर उनको परेशानी होती है तो उनके लिए विशेष रूप से क्विक रिस्पांस टीम्स हैं जो काम कर रही हैं। और दंतेश्वरी टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनको हम लोग अप्रोच भी करते हैं और समाज के लोगों से हमने ये बोल रखा है कि आप लोग बताइए, कोई भी अगर वृद्ध व्यक्ति हैं जो जिनको कोई तकलीफ हो तो हमको अप्रोच करें। और वृद्धाश्रम जो हमारे
हैं वहाँ पे रेगुलर टीम्स जाके जो है चेक भी करते रहते हैं कि कोई तकलीफ तो नहीं है, कोरोना के अलावा कोई और परेशानी तो किसी को नहीं है। बिल्कुल। और कोरोना संक्रमण ना बढ़े दंतेवाड़ा में, इसको लेकर अब आप तमाम तरीके की पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास आपकी तरफ से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और कीमती समय निकालने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 को अपना कीमती समय देने के लिए। और लगातार पहल दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी की तरफ से की जा रही है कि कोरोना से लड़ाई जीती जा सके, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ये देश भी स्वस्थ रहेगा। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।